अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह मैम, आप सुनाएं। मैं भी ठीक हूँ। तो लास्ट टाइम हम क्या कर रहे थे? कैश। हम बहुत पीछे हैं। दूसरी क्लास को मैंने एक्सटर्नल मेमोरी भी करवा दी। हमारी अभी इंटरनल मेमोरी वाला चैप्टर भी रहता है कैश के अलावा। तो मैम हम भी बहुत कोशिश करते हैं, फिर भी पीछे रह जाते हैं। पता नहीं क्या इशू है। अच्छा, तो हम कर रहे थे बेसिकली। हमने देखा था कि कैश को डिजाइन करने के लिए हमें चीजें हैं जो जहन में रखनी पड़ती हैं। तो उसमें से एक कैश रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम्स है। कैश रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम्स कौन कौन से एल्गोरिदम्स हैं? मैम ये तो हो गया था कंप्लीट लास्ट टाइम। ये कंप्लीट कर लिया था मैम हमने। अपडेट हो गया था। यस मैम, ये हो गया था कंप्लीट। ओके, आई थॉट कि हम यहाँ पे थे। अच्छा, ये सही है फिर। टर्नल मेमोरी स्टार्ट करवाते हैं। यस मैम, एक तो न्यू स्टार्ट करना और सेकेंडली आपने हमें कुछ नोट्स भी सेंड किए थे कैश के रीड आउट करने के लिए। मिनट वेट कीजिएगा। अच्छा, ये शफकत महमूद। नो मैम, हमारी क्लास में तो ऐसे नाम का कोई स्टूडेंट नहीं है। अच्छा, ये शफकत महमूद ये कौन है? नो मैम, हमारी क्लास में ऐसे नाम का तो कोई स्टूडेंट नहीं है। लगता है इन्हें छुट्टियां से उनकी तरफ से मिलने की कुछ ज्यादा ही खुशी हुई है कि इन्होंने अपना नाम शफकत महमूद रख लिया। मैं रिमूव कर दूंगी, फिर आप एंटर नहीं हो सकेंगे वापस क्लास में। तो रीनेम कर लें अपने नाम को। ठीक है। ओके, तो इंटरनल मेमोरी को स्टार्ट करते हैं। पता नहीं इसको स्टार्ट किया था शायद। मुझे याद नहीं आ रहा, नहीं किया था स्टार्ट। नो मैम, आज स्टार्ट करना है। यस मैम, अभी नहीं किया। ओके, तो इंटरनल मेमोरी कौन सी मेमोरीज होती हैं बताओ मुझे। जो कि कंप्यूटर के अंदर होती है, जैसे रैम होती है, हार्ड डिस्क होती है हमारे पास, कैशे हार्ड वगैरह, ये डिस्क सारी मेमोरीज इंटरनल। इंटरनल मेमोरीज है ना। यस मैम। हार्ड डिस्क एक्सटर्नल मेमोरी होती है। हार्ड डिस्क इंटरनल मेमोरी नहीं होती। रैम इंटरनल मेमोरी होती है। तो इंटरनल मेमोरी को इन जनरल आप क्या कह सकते हैं कि कौन सी मेमोरीज जो है वो इंटरनल मेमोरी की कैटेगरी में आएंगी और कौन सी मेमोरीज जो है वो एक्सटर्नल मेमोरी की कैटेगरी में आएंगी? तो किस तरह से इन दोनों को आप डिफरेंस करेंगे आपस में, मतलब कि कौन सी मेमोरीज ये वाली मेमोरीज हैं जो यहाँ पे हैं तो इनको इंटरनल मेमोरी हम कहेंगे, और जो मेमोरीज इस तरह से हैं उनको हम एक्सटर्नल कहेंगे। तो ये मैं पूछ रही हूँ कि कौन सी मेमोरीज जो है वो इंटरनल मेमोरीज होंगी।
मैम जैसे हमने पहले जब स्टार्ट में डिस्कस किया था तो उसमें हमने कहा था ये जो हमारे पास सीडी वगैरह होती है और यूएसबी वगैरह होती है, हमारे पास एक्सटर्नल मेमोरीज होती हैं, ये पूछ रही हैं हम्म, आप? जी जी, मैं पूछ रही हूँ कि कौन सी मेमोरीज, डेफिनेशन पूछ रही हूँ ना, एक तरह से पूछ रही हूँ कि क्या कॉन्सेप्ट है जिसकी वजह से हम कुछ मेमोरीज को इंटरनल कहेंगे और कुछ को एक्सटर्नल कहेंगे। इंटरनल जो कि कंप्यूटर सिस्टम के अंदर होती हैं, अंदर वाला सारा काम डील करती हैं, जिसके वो हमारे पास इंटरनल मेमोरीज होती है। और एक्सटर्नल वो होती है जो बाहर से हम डाटा जो है ना वो इंटर करने की कोशिश करते हैं किसी और डिवाइस के थ्रू, तो वो हमारे पास एक्सटर्नल मेमोरीज होती हैं। लेकिन जो हार्ड डिस्क है वो एक्सटर्नल मेमोरी में आती है, हालांकि वो कंप्यूटर के अंदर होती है, अंदर लगी हुई होती है ना। मैम एक्सटर्नली भी वैसे हम कनेक्ट कर सकते हैं, हाँ, वो तो कर सकते हैं, एक्सटर्नल भी ये होती है। बात है, लेकिन जो बिल्ट इन आती है वो तो कंप्यूटर सिस्टम के अंदर होती है, नहीं। यस मैम, वो तो होती है। तो मैं ये पूछ रही हूँ, मैं ये पूछ रही हूँ, देखो मैं आपको बता देती हूँ, रैम, रोम, कैश, ये इंटरनल मेमोरीज है। कैश को हमने ज्यादा से डिस्कस कर लिया, रैम रोम को हम अभी डिस्कस करेंगे, ये इंटरनल मेमोरीज में। हार्ड डिस्क, सीडीज, डीवीडीज, ब्लूरेज, ये सारी एक्सटर्नल मेमोरीज में आती हैं। अब देख के बताओ मुझे कि दोनों में क्या डिफरेंस होगा। मैम जहाँ तक मुझे नजर आ रहा है कि ये जो हमारे पास रैम होती है, कैशे होती है, हमारे पास थोड़ा सा डाटा कंटेंट करके रख सकती है, जबकि हार्ड डिस्क होती है और सीडीज वगैरह होती है उनमें हमारे पास बहुत ज्यादा सारा डाटा होता है। नहीं मैम टेम्परेरी और परमानेंट का कॉन्सेप्ट भी आ जाता है ना नहीं इसमें, नहीं, वो मतलब लाता जो है। डाटा को। उनमें भी हमारे हाँ, पास लेकिन रैम रोम हाँ, और इसके अलावा कैश नाम में से हम सुनो ना, नाम से पता चलेगा कि कौन सी मेमोरी जो है वो क्या काम कर रही है। नाम से सोचो, नाम से इसके। मैम रैंडम एक्सेस मेमोरी है। हाँ, वो तो हार्ड है। डिस्क में हमारे पास डिस्क आ जाती है, इस वजह से। और वो नहीं रीड और राइट करती है। नहीं नहीं नहीं, देखो कंप्यूटर सिस्टम के अंदर एक चीज होती है जिसके ऊपर सारे कंपोनेंट्स जो हैं, प्रोसेसर कहाँ पे पड़ा होता है। मदरबोर्ड पर मैम। अब उस हवाले से सोचो। तो मैम रैम भी हमारी मदरबोर्ड पे लगी होती है, सारा कुछ फिर हार्ड डिस्क भी मदरबोर्ड पे लगी होती है ना मैम? हार्ड डिस्क मदरबोर्ड पे होती है। मैम जो एम्बेडेड होती होंगी वो हम इंटरनली उनको कहते होंगे, और जो मतलब जैसे हार्ड डिस्क तो रिमूव भी हम कर सकते हैं ना। बिल्कुल, कर तो है, रैम को भी रिमूव कर सकते हैं, लेकिन मतलब रिमूव नहीं कर सकते, और ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं, हमारे पास ऑप्शन होती है, अगर हम अपनी रैम को एक्सटेंड करना चाहें तो कर सकते हैं। मैम तो हार्ड डिस्क कहाँ होती है इंस्टॉल? हार्ड वो डिस्क हमारी रैम, मदर। हार्ड डिस्क मदरबोर्ड के ऊपर नहीं होती। एक मिनट। यस मैम, वो तो मदरबोर्ड के ऊपर नहीं आती। मैम वो फिर किस जगह होती है? नहीं वो तो मीन के पूरा जो हमारा सिस्टम है वो तो लगा हुआ तो मदरबोर्ड के ऊपर ही है ना, तो वो शायद किसी और कंपोनेंट के बीच में बेशक होती है, लेकिन होते तो सारा कुछ उसी के ऊपर है। एक मिनट, लेट मी सी, सिस्टम, ये रहा। मदरबोर्ड के ऊपर हार्ड डिस्क नहीं होती। यस मैम, वो अलहदा से होती है। हाँ, हार्ड डिस्क उसके ऊपर नहीं होती, हार्ड डिस्क अलग। यस एग्जैक्टली, तो आपकी जो हार्ड डिस्क है ना। मैम अब एक ही मैम डिफरेंस बचा है कि जो स्मॉल अमाउंट ऑफ मेमोरी है वो हमारे पास इंटरनल नहीं, होगी वो और यही बाकी। डिफरेंस है कि जो कंप्यूटर सिस्टम की मदरबोर्ड के ऊपर मेमोरीज है ना, यस वो मैम। इंटरनल मेमोरीज हैं, और जो अटैच्ड होती हैं या बाहर से आप उनको एक्सटर्नली कनेक्ट कर सकते हैं वो एक्सटर्नल मेमोरीज होती हैं। क्योंकि इंटरनल मेमोरीज में हमारे पास कैश आ जाती है, रैम आ जाती है, रोम आ जाती है, रजिस्टर्स आ जाते हैं, ये सारी चीजें हमारे पास कहाँ पे होती हैं, मदरबोर्ड के ऊपर होती है। ठीक है,
और हार्ड डिस्क जो है वो क्योंकि हमारे पास एक्सटर्नली मदरबोर्ड से अलग से कनेक्ट होती है, तो वो हमारे पास एक्सटर्नल आती है। फिर एक्सटर्नल में हमारे पास यूएसबीज आ जाती हैं, सीडी ड्राइव्स आ जाती हैं, डीवीडीज आ जाती हैं, ब्लूरेज आ जाती है। ये डिफरेंट टाइप की मेमोरीज है जो एक्सटर्नल मेमोरीज में आ जाती है। आपका मैंने एक क्विज अपलोड किया अभी तक। यस मैम। यस मैम। मैं आज दूसरा क्विज अपलोड कर दूंगी, ठीक है, तो आप लोग कर लेना है। इजी सा दूंगी, इतना मुश्किल नहीं दूंगी क्योंकि टाइम भी नहीं है। तो मिड के बाद इंशाल्लाह थोड़ा कॉम्प्लेक्स सा क्विज करेंगे मिड से पहले अभी, क्योंकि नेक्स्ट वीक में पॉसिबल है कि मिड्स हैं। मुझे पता नहीं है कि होने भी हैं, लेकिन आई थिंक होंगे क्योंकि हमारे तो ऑनलाइन ही हो रहे थे। तो आप लोगों ने देख लेना है, ठीक है। अगर मैंने अपलोड ना किया तो प्लीज सिया मुझे याद करवा दीजिएगा। हाँ जी मैम आपने बोला था मिड्स में हमारा असेंबली लैंग्वेज का कोड भी होगा, तो उससे रिलेटेड क्या हम कुछ पढ़ेंगे? नहीं, कोड नहीं होगा। मैंने कब कहा कोड? मैंने कहा था कोड होगा, मुझे याद नहीं है। यस मैम आपने बोला था मैम, हेलो वर्ल्ड का वो बोला था प्रोग्राम हम होगा। करेंगे। हाँ नहीं, मैंने ये नहीं कहा था। मैं कह रही थी कि हो सकता है छोटा सा, जैसे मैंने क्विज में दिया ना, कि अपनी वर्डिंग में या अपने जितनी आपको अंडरस्टैंडिंग है अभी तक असेंबली की, उतनी अंडरस्टैंडिंग में बता दें कि ये कोड क्या करेगा। इसमें इतनी में कहा कीजिएगा, वो हेलो वर्ड वाला का ना कीजिएगा। हाँ नहीं वो पूरा नहीं दूंगी क्योंकि आपको समझ ही नहीं आया वो तो। मैंने नोट्स भी अपलोड नहीं किए। खैर मैं कोशिश करती हूँ कि अभी आपकी क्लास के बाद ना उनका वो पिक्चर्स वगैरह लेके वो डॉक्यूमेंट में कन्वर्ट करके आपके कैनवस पे अपलोड कर दूँ, आपके भी और उनके भी, ठीक है। तो उसमें है असेंबली का, तो वो वहां से आपको समझ आ जाएगा कि कैसे आपने प्रोग्राम सब, ठीक है। मैम क्विज तो किस टाइप का होगा, मतलब स्टार्ट कोड करते वगैरह हैं। ये क्या चीज है? क्विज सिंपल क्वेश्चन होगा, कोई एक दो क्वेश्चन लिखूंगी बस। ओके मैम। कैश कब तक मेमोरी, सबमिट करवाना होगा? हाँ कैश मेमोरी से रिलेटेड। हाँ कब तक सबमिट करवाना होगा? सबमिट कल कल दिन को करवा दो, ओके कल मैम। दिन तक का टाइम, ठीक है। क्योंकि बीच सही। में इश्यू होता है लाइट वगैरह का भी, इंटरनेट वगैरह का भी, तो इसलिए कल दिन तक का टाइम रखना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। बेसिकली जो भी मेमोरी, जितनी भी मेमोरीज है हमारे पास वो सारी एक मेमोरी, जो उनका बेसिक एलिमेंट होता है ना वो सेल ही होता है। एक मेमोरी सेल होता है, बहुत सारे मेमोरी सेल्स को ज्वाइन करके हम एक बड़ी मेमोरी क्रिएट करते हैं, ठीक है। आपकी कैश है उसके अंदर भी सेल्स होते हैं, आपकी रैम है उसके अंदर रजिस्टर्स हैं उनके अंदर भी सेल्स होते हैं, ठीक है। बेसिक एलिमेंट ऑफ सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर मेमोरीज की बात हो रही है यहाँ पे। सेमीकंडक्टर मटेरियल्स कौन से होते हैं? सेमीकंडक्टर मटेरियल्स कौन से होते हैं? जैसे रैम है हमारे पास। नहीं वो तो है, वो तो एग्जाम्पल है ना। सेमीकंडक्टर मटेरियल्स की बात कर रही हूँ फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से। क्या कहेंगे सेमीकंडक्टर मटेरियल्स कौन से होते हैं? इलेक्ट्रिकल मैम जिनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिनमें से 50-50%। इलेक्ट्रिसिटी पास हो भी कुछ सकती है, मतलब नहीं भी हो मतलब सकती। कंडक्टर्स होते, कुछ उसमें प्रॉपर्टीज कंडक्टर की होती हैं, कुछ नॉन कंडक्टर की होती हैं सब। हम्म बहुत एक कॉमन सेमीकंडक्टर मटेरियल है जो मतलब कि आप समझे, आप डेली लाइफ में कभी सुनते ही सुनते हैं। कौन सा ऐसा सेमीकंडक्टर मटेरियल है, यूज भी करते होंगे आप उसकी बनी हुई चीजें? मैम कॉपर। नो, सिलिकॉन। सिलिकॉन सेमीकंडक्टर होता है। सिलिकॉन के अलावा भी होती हैं, जब मैं नियम वगैरह में नहीं जा रहे। बस इतना है कि आपको पता होना चाहिए कि मतलब मोस्ट कॉमनली यूज एक तरह से आप कह सकते हैं सेमीकंडक्टर आइटम है, सेमीकंडक्टर मटेरियल है सिलिकॉन। बेसिक एलिमेंट ऑफ सेमीकंडक्टर मेमोरी इज अ मेमोरी सेल। अभी हमने बात की कि किसी भी मेमोरी का जो बेसिक एलिमेंट है वो मेमोरी सेल होता है। अब दो ही स्टेट्स हो सकती हैं। देखो मेमोरी सेल में ना एक टाइम पे एक ही बिट स्टोर होती है। बात समझ आ रही है? मेमोरी सेल में आप लोगों ने एक्सेल पे काम किया है ना? एक्सेल में क्या होता है आपके पास? टेबल्स सेल्स होते होते हैं हैं ना। मैम, हाँ टेबल्स रोज होते हैं, और डाटा आप किसमें स्टोर कॉलम्स कर का रहे होते हैं? उस कॉम्बिनेशन। सेल में स्टोर कर। आप समझ लें वो मेमोरी है आपके पास। उस सेल के अंदर अब आपके पास एक से ज्यादा डाटा स्टोर नहीं हो सकता।
अब आप या तो उसमें 1 स्टोर कर सकते हैं या फिर 0 स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। तो दे आर कैपेबल ऑफ बीइंग रिटन इनटू टू सेट द स्टेट। अब यहाँ पे ना आगे ब्रैकेट में एटलीस्ट वंस लिखा हुआ है, ये कोई गेस कि क्यों लिखा होगा। दे आर कैपेबल ऑफ बीइंग रिटन इनटू, यानी इन पे हम राइट कर सकते हैं, आप मेमोरी सेल्स में राइट कर सकते हैं, एटलीस्ट वंस राइट कर सकते हैं। वाई एटलीस्ट वंस क्यों लिखा है इन्होंने? क्या वजह है एटलीस्ट वंस लिखने की? हम्म नहीं नहीं, इस वजह से नहीं लिखा, वो तो रिप्लेस हो गई ना। एटलीस्ट वंस का मतलब है कि कम से कम एक बार आप राइट कर सकते हैं, कम से कम एक बार राइट कर सकते हैं, ज्यादा बार भी रख कर सकते हैं, लेकिन मेमोरी सेल में एक बार लाजमी आप राइट कर सकते हैं। इसकी थोड़ी सी हिंट दे देती हूँ मेमोरी टाइप्स के हवाले से। इंटरनल मेमोरी की अभी टाइप्स मैंने बोली थी, उनमें से एक मेमोरी है जो कि आपको सिर्फ एक दफा राइट की ऑप्शन देती है। कौन सी मेमोरी है वो? मैम रोम है हमारे पास। रोम है, ठीक है। रीड ओनली मेमोरी जो होती है उसपे सिर्फ आप एक दफा राइट कर सकते हैं और फिर आपने सिर्फ रीड करना होता है। दोबारा राइट करना है तो आपको उस मेमोरी को डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा और न्यू मेमोरी में वो सब काम जो है वो करना पड़ेगा, ठीक है। तो एटलीस्ट वंस रोम के लिए लिखा है, क्योंकि अभी हम रैम की बात ही नहीं कर रहे, अभी हम जनरली सेमीकंडक्टर मेमोरीज की बात करें तो उसमें रोम भी आती है, रैम भी आती है, ठीक है। अब स्टेट सेट करने के लिए उस पर आप राइट कर सकते हैं, दे आर कैपेबल ऑफ बीइंग रीड टू सेंस स्टेट, टू सेंस द स्टेट, ठीक है। राइटिंग वाले को क्या कहेंगे? स्टेट को सेट करना, और रीडिंग को क्या कहेंगे? स्टेट को सेंस करना, ठीक है। अगर आपके पेपर में कुछ इस तरह का वर्ड आ जाता है तो आप लोगों को समझ आ जानी चाहिए कि सेट द स्टेट करने के लिए आप बेसिकली राइट का ऑपरेशन करें, और रीड के लिए आप क्या करें? स्टेट को सेंस करें। क्योंकि देखो आपको तो पता है मैं बेशक बाइनरी में डाटा स्टोर होता है, लेकिन क्या होता है कंप्यूटर सिस्टम में जितना भी काम हो रहा होता है वो थ्रू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स हो रहा होता है, ऐसी बात है ना, सिग्नल्स के थ्रू हो रहा होता है। तो सिग्नल्स के थ्रू जब हो रहा होता है तो वहां पे ठीक है, तो जो राइटिंग है उसको हम कहेंगे सेट द स्टेट, और रीडिंग को हम कहेंगे स्टेट को हम सेंस करें। स्टेट क्या हो सकती है? या तो 0 हो सकती है या फिर 1 हो सकती है, दोनों में से कोई एक होगी। फिर आ जाते हैं मेमोरी टाइप्स। फिर सेमीकंडक्टर मेमोरी की टाइप्स हैं कुछ। सबसे पहले जो आ जाती है मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेमोरी, रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। उसके बाद रीड ओनली मेमोरी आ जाती है, रोम। फिर प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी आ जाती है। फिर आगे ये रोम की टाइप्स है, इरेजेबल पी रोम है, इलेक्ट्रिकल इरेजेबल पी रोम है, और फ्लैश मेमोरी है, ठीक है। तो इसमें आपके पास 4 जो हैं वो कैटेगरीज हैं जिनकी बेसिस पे मेमोरी टाइप्स को डिफर किया गया है। कैटेगरी है इसकी इरेजर है, राइट मैकेनिज्म है। इरेजर मींस के इरेज कैसे हो सकता है इसमें से डाटा, राइट मैकेनिज्म मींस के राइट कैसे करेंगे, वोलेटिलिटी मींस के ये वोलेटाइल है या नॉन वोलेटाइल है। वोलेटाइल मींस के जब तक पावर सप्लाई होती रहेगी तब तक डाटा रहेगा, जैसे ही पावर सप्लाई ऑफ होगी डाटा उसमें से खत्म हो जाएगा। तो रैम की बात कर लेते हैं। सबसे पहले रीड राइट मेमोरी है, जो उसमें से आप डाटा इरेज करते हैं वो इलेक्ट्रिकली इरेज करते हैं, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को यूज करके आप उसमें से डाटा इरेज करते हैं, बाइट लेवल होती है। उसके अलावा आप राइट जो करते हैं वो भी इलेक्ट्रिकली करते हैं, इलेक्ट्रिक सिग्नल्स को यूज करके करते हैं, और वॉलेटाइल होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी, क्योंकि जब तक इसको पावर सप्लाई रहती है तब तक इसमें डाटा रहता है, जैसे ही पावर सप्लाई ऑफ होगी, कट ऑफ होगी, इसमें से डाटा जो भी होगा वो खत्म हो जाएगा। फिर आ जाती है हमारे पास रीड ओनली मेमोरी। और रीड ओनली मेमोरी में क्या होता है, क्योंकि रोम नाम से ही जाहिर है रीड ओनली है, तो सिर्फ रीड ओनली मेमोरी है, इसमें आप राइट नहीं कर सकते। इरेजर पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि रीड ओनली मेमोरी है, ठीक है। रोम में और पी रोम में इरेजर पॉसिबल नहीं है, यानी आप डाटा सिर्फ एक दफा राइट कर सकते हैं, उसके बाद राइट नहीं कर सकते। तो जो एक दफा राइट करते हैं ना
वो एक दफा जो राइट करते हैं वो यूजिंग सम टेक्निक राइट करते हैं, और उसमें आपके पास एरर का चांस बिल्कुल भी नहीं होता, क्योंकि आपकी एक बिट भी रॉन्ग हो गई तो उसका क्या मतलब होगा कि आपको मेमोरी डिस्ट्रॉय करनी पड़ेगी और न्यू मेमोरी पे राइट करना पड़ेगा, क्योंकि आप इरेज तो कर ही नहीं सकते ना इन दोनों में से। ठीक है, तो इरेजर पॉसिबल नहीं है। राइट मैकेनिज्म में मास्क के थ्रू, रीड ओनली मेमोरी में बेसिकली आप रॉम जो होती है उसमें मास्क के थ्रू राइट करते हैं, और पी रॉम में आप लोग इलेक्ट्रिकली जो है वो राइट करते हैं। मास्किंग में ये होता है कि बेसिकली फिजिकली इनकोड कर देते हैं डाटा जो है वो मेमोरी के ऊपर। तो वोलेटाइल नहीं है, नॉन वोलेटाइल है। रोम में डाटा तब तक रहता है जब तक आप रखना चाहते हैं, जब तक वो डिस्ट्रॉय नहीं हो जाती। बेशक पावर कट ऑफ हो जाए, इसमें से डाटा नहीं खत्म होता। रोम जो है डाटा को परमानेंटली स्टोर करती है, रैम जो है वो डाटा को टेम्परेरीली स्टोर करती है। मैम हाँ जी मैम इस रोम के डाटा में हम कोई चेंजिंग भी नहीं कर सकते मैम, इसमें कौन सी क्या एग्जांपल लेंगे इसमें रोम में? ऑपरेटिंग सिस्टम, सही, ऑपरेटिंग सिस्टम अपना, ठीक है। आपको उसमें चेंजिंग करने की जरूरत नहीं है ना। इसके अलावा जो वो जो हमारे है सॉफ्टवेयर आपका होते हैं, रोम में स्टोर होता है। हाँ, सॉफ्टवेयर होते हैं मैम, वो आपकी, हाँ, ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया। उसके अलावा आपकी जो रूटीन्स होती हैं, इंटरप्ट सर्विस रूटीन्स होती हैं, आपकी जो लाइब्रेरी फंक्शंस होते हैं, लाइब्रेरीज जो होती हैं, वो सारी रोम में स्टोर होती हैं ताकि यूजर उनमें कोई चेंज ना कर सके। एक दफा राइट कर दिया डेवलपर ने, प्रोग्रामर ने, जो भी राइट कर दिया राइट कर दिया, उसके बाद कोई और उसमें चेंज नहीं कर सकता। यूज उसको कर सकते हैं आप, इसीलिए उसको रीड ओनली कहते हैं कि आप उसको रीड कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, उसमें चेंजिंग नहीं कर सकते। ठीक है। मैम एक और बात, मैम ये जो हमारे पास बाकी जो वर्ड की फाइल आती है, या फिर फॉर एग्जांपल हम C++ पे प्रोग्राम्स वगैरह करें, ठीक है, तो मैम हाँ चलें जब करंटली हम इन पे काम कर रहे होते हैं तब तो ये हमारे पास रैम में होते हैं, हम इन पे काम करते हैं। लेकिन बिल्कुल। मैम जब जब पावर ऑफ हो जाती है, अब हमारे पास ये सेव तो रोम के फॉर्म में हो रहे हैं या हार्ड डिस्क में सेव हो रहे हैं, ये किस फॉर्म में सेव हो रहे हैं हमारे हार्ड पास? डिस्क पे क्योंकि फिर स्टोर। इनको हम चेंज भी कर सकते हैं और हम ये हाँ, भी। आप जो यस मैम। स्टोर करते हैं ना, सेव करते हैं, वो हार्ड डिस्क पे सेव कर रहे होते हैं, रोम में नहीं करते। रोम में तो आप राइट नहीं कर सकते ना, आप तो हार्ड डिस्क पे राइट कर सकते हैं। हार्ड डिस्क पे रीड राइट जो भी होता है वो आप हार्ड डिस्क पे कर रहे होते हैं। बेशक आपने 3 ड्राइव्स मतलब बना ये दी हैं रोम आप स्क्रीन हार्ड पर। डिस्क से, हाँ हाँ, बोले। यस मैम, यानी ये रोम हार्ड डिस्क से अलग है? हाँ, जो आपकी बिल्ट इन आती है ना वो अलग होती है, अलग भी हो सकती है, और हार्ड डिस्क का एक पोर्शन भी हो सकता है। डिपेंड करता है कि आपके सिस्टम का आर्किटेक्चर किस तरह का है, आपके सिस्टम का स्ट्रक्चर किस तरह का है। यस ठीक मैम, है। सही। बाज दफा ये होता मैम है कि क्योंकि हार्ड अभी डिस्क के तक एक जो हम पोर्शन को रोम बना दिया जाता है, यस मैम, यस मैम, और सही। बाज दफा ये अलग से मेमोरी की उसमें भी आती है। ठीक है। फिर प्रोग्रामेबल मैम वो रीड ओनली एक्चुअली हम पढ़ते मेमोरी। आ रहे होते हैं ना कि रैम और रोम, तो फिर हम वो बस कह देते हैं जिसमें चेंजिंग कर सकते हैं, और रोम जिसमें चेंजिंग नहीं हो सकती, बस इसी हाँ, तरह फिर वो ही एक बातें बैठ जाती है हमारी जहन में, और फिर हम उसको लेके फिर क्वेश्चनिंग भी नहीं करते कि पता नहीं वो क्या है, हार्ड डिस्क में ही हम कंसीडर करना शुरू कर देते हैं, तो इसी नहीं वजह नहीं, से रोम इसी हार्ड वजह से डिस्क मैम। नहीं होती। हार्ड डिस्क अलग कंपोनेंट है, अलग से डिवाइस है। रोम इंटरनल मेमोरी है, हार्ड डिस्क एक्सटर्नल मेमोरी है। रोम में जो बिल्ट इन आती है वो उसके ऊपर ही होती है, मदरबोर्ड के ऊपर। लेकिन आप क्या कर सकते हैं, सिस्टम का आर्किटेक्चर इस तरह से भी डिजाइन हो सकता है कि आपके हार्ड डिस्क के एक पोर्शन को रोम बना दिया जाए। अब उस पोर्शन में यूजर एक्सेस नहीं कर सकता, वो पोर्शन सिर्फ रीडेबल है, राइटेबल नहीं है। देखा, आपकी अगर 500 की जीबी की हार्ड डिस्क है ना, तो सारी मेमोरी आपको नहीं मिलती। आप 500 जीबी तो नहीं यूज करते ना, यस बीच में मैम, से यस। मेमोरी जो है वो कुछ सिस्टम ने रिजर्व की होती है, तो वो मेमोरी इसी वजह से रिजर्व की होती है कि वो अपने कामों के लिए उनको यूज करता है। उस मेमोरी में या उस एरिया में हार्ड डिस्क के यूजर जो है वो एक्सेस नहीं कर सकता। वो हमने देखा था कि इलीगल मेमोरी एक्सेस या ये वाला, वो इसी तरीके से था कि रैंडम रैम का भी इसी तरह से होता है कि कुछ मेमोरी जो होती है रैम की, और सिस्टम अपने लिए रिजर्व कर लेता है, और हार्ड डिस्क के लिए भी यही होता है कि वो कुछ मेमोरी अपने लिए रिजर्व कर लेता है। तो यस अगर मैम, सही। आपकी जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो हो सकता है रोम में पड़ा हो सकता है लादा से जो हार्ड डिस्क का पोर्शन रोम बनाया हुआ है उसमें पड़ा हो। ठीक है, यस। डिपेंड करता है आर्किटेक्चर पे। उसके बाद हमारे पास है इरेजेबल पी रोम। हमने देखा अभी तक कि रोम को आप राइट नहीं कर सकते, रीड नहीं, सिर्फ रीड कर सकते हैं, आप इसमें चेंजिंग नहीं कर सकते। अब हमारे पास आ गया इरेजेबल पी रोम, यानी अब हम इरेज कर सकते हैं पी रोम में से। पी रोम के टाइप्स है, ठीक है। तो किस तरह से होता है? रीड मोस्टली मेमोरी इसलिए लिखा है, रीड मोस्टली का क्या मतलब होगा, आप लोग बताएं मुझे। मीन कि मोस्ट ऑफ द टाइम हम उसमें से डाटा रीड कर सकते हैं, मैम ज्यादा टाइम रीड करेंगे। रीड कर सकते हैं बस। ठीक है,
ज्यादा टाइम रीड करेंगे, यही होगा। रीड मोस्टली क्यों लिखा है, वो रीड राइट क्यों नहीं लिखा जैसे ऊपर रैंडम एक्सेस मेमोरी में किया है? मैम राइट एक टाइम ही कर सकते होंगे ना, रीड ज्यादा टाइम कर सकते हैं। नहीं नहीं, इरेजेबल है ना, इरेज कर सकते हैं, तो इट मीन्स कि एक दफा राइट नहीं होता। एक दफा राइट होता तो वो ऊपर वाली दो कैटेगरीज में आता, नो नॉट पॉसिबल वाली में। मैम इसकी बेसिक रीजन यही होगी ना कि हमें इतनी ज्यादा बार रेस नहीं करना पड़ता, इससे हमें बहुत से रेयर चांसेस होंगे जहाँ पे हमें इसमें राइट करना पड़ता है, लेकिन मोस्टली हम इसको यूज जो है वो रीड करने के लिए करते हैं। अरेज का तो कहीं कह सकेंगे ना एग्जैक्टली कि हम इसको रीड यही कर रीजन सकते है हैं। कि हम ये मेमोरी ज्यादातर रीड के ऑपरेशंस के लिए यूज करेंगे, लेकिन ऑप्शन होती है हमारे पास कि अगर हम इरेज करना चाहें तो हम इरेज कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली ये किस ऑपरेशंस के लिए यूज होती है, रीड करने के लिए यूज होती है। तो ईपी रोम में से जो आप रेज कर सकते हैं वो यूवी लाइट्स को यूज करके आप रेड करते हैं, रेज करते हैं। और ये चिप लेवल पे यानी चिप बाय चिप रेज होता है, यानी पूरी चिप को रेज करना पड़ता है। आपको बात समझ आ रही है कि जो पूरी चिप होती है उस पूरी चिप को रेज करना पड़ता है। एक कोई बिट आप रेज नहीं कर सकते कि आपकी एक बिट खराब हो गई आपने एक बिट को रिमूव कर दिया, नहीं, पूरी चिप को रिमूव करना पड़ेगा। फिर राइट जो होता है वो इलेक्ट्रिकली राइट होता है इसमें, और ये भी वॉलेटाइल होती है, यानी इट मीन्स कि इसमें डाटा जो है वो परमानेंटली स्टोर होता है। फिर हमारे पास आ जाती है डबल ईपी रोम। ये भी रीड मोस्टली मेमोरी है। इसमें जो इरेज होता है वो यूवी लाइट्स को यूज करके नहीं होता, बल्कि इसके नाम से पता चल रहा है कि ये इलेक्ट्रिकली इरेजेबल है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकली रेज करेंगे और बाइट लेवल यानी बाइट बाय बाइट रेज करता है ये। उसके बाद राइट भी इसमें इलेक्ट्रिकली होता है और ये भी नॉन वोलेटाइल है। फिर आ जाती है हमारे पास फ्लैश मेमोरी, जो कि रीड मोस्टली है, इलेक्ट्रिकली है, लेकिन अब ये रेज किस लेवल पे हो रहा है, ब्लॉक लेवल पे हो रहा है। बजाय बजाय बाइट बाय बाइट उसको रेज करने के ब्लॉक्स बाय ब्लॉक रेज करते हैं, और इलेक्ट्रिकली राइट होता है और नॉन वोलेटाइल होती है। ठीक है, ये मीटिंग खत्म होने वाली है, नेक्स्ट मीटिंग में स्टार्ट करूंगी, तो आप लोगों ने ज्वाइन कर लेना है उसको। मैम एंड करके करते पहले
ठीक है, तो हमने देख लिया कि क्या डिफरेंस है मेमोरीज में। ठीक है, तो सेमीकंडक्टर मेमोरी में सबसे पहले टाइप हमारे पास आती है रैम। अब हम एक एक करके इनको डिस्कस करेंगे, पी रोम को भी, फ्लैश मेमोरी तक हम इन सबको डिस्कस करेंगे। ठीक है, सेमीकंडक्टर में सबसे पहले टाइप हमारे पास है रैम। रैम क्या कहते हैं इसको? रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, मिस नेम्ड रैंडम एज एक्सेस ऑल मेमोरी। सेमीकंडक्टर मेमोरीज रैंडम एक्सेस। तो ऐसा नहीं है कि आप, ये मिसकंसेप्शन है या मिस नेम्ड है कि ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि सारी सेमीकंडक्टर मेमोरीज जो है वो रैंडम एक्सेस है। ऐसा नहीं होता। सिर्फ जो रैम है आपकी वही रैंडम एक्सेस मेमोरी है, जिसमें आप रीड भी कर सकते हैं रैंडमली और राइट भी कर सकते हैं। वॉलेटाइल होती है, जब तक कांस्टेंट पावर सप्लाई होती रहती है तब तक इसमें डाटा रहता है। जैसे ही पावर इंटरप्ट होती है, जैसे ही पावर जो है वो कट ऑफ होती है, डाटा जो है वो लॉस्ट हो जाता है। ठीक है, टेम्परेरी स्टोरेज है इसी वजह से। दो ट्रेडिशनल फॉर्म्स होती हैं रैम के, दो टाइप्स होते हैं, एक एस रैम होती है और एक डी रैम होती है। ठीक है, डायनेमिक और स्टैटिक। डी रैम कहते हैं डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी और एस रैम कहते हैं स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये मेमोरी के सेल के दो ऑपरेशंस होते हैं। जाहिर सी बात है, आप आपकी रैम है उसमें आप रीड राइट दोनों काम कर सकते हैं ना। तो दोनों काम कर सकते हैं तो इट मीन्स कि दोनों ऑपरेशंस हो सकते हैं। और दोनों ऑपरेशंस हो सकते हैं इसका मतलब है कि सेल जो है उस पर आप रीड भी कर सकते हैं और राइट भी कर सकते हैं। तो राइट के केस में बेसिकली आपके पास तीन चीजें होती हैं, एक सिलेक्ट का टर्मिनल होता है, कंट्रोल होता है और एक डाटा होता है। सिलेक्ट इसलिए यूज होगा उस सेल को सिलेक्ट करने के लिए जहां पे आपने राइट करना है। ठीक है, कंट्रोल मैसेज ये होगा कि राइट करना है या रीड करना है। सिलेक्ट सेल को सिलेक्ट कर लेगा। जो कंट्रोल का मैसेज है वो ये बताएगा कि इस सेल पे आपने रीड का ऑपरेशन करना है या राइट का। ठीक है, फिर राइट के ऑपरेशन में आपको डाटा देना पड़ेगा जो आप राइट करेंगे, और रीड के ऑपरेशन में क्या हो जाएगा, डाटा एज अ सेंस जो है वो बाहर आ जाएगा। जैसे हमने कहा था कि हम डाटा सेट करवाते हैं राइट में और रीड में क्या करते हैं, डाटा को सेंस करते हैं, उसकी स्टेट को सेंस करते हैं मेमोरी सेल की। ठीक है, selects a memory cell for read write operation, then control terminates indicates read or write। तो ये वही बात हो रही है। क्लियर है ये? यस मैम, क्लियर। ओके, सबसे पहले आ जाती है हमारे पास डायनेमिक रैम। ठीक है, डायनेमिक रैम है डी रैम। डी रैम जो है वो, उसको हम डायनेमिक रैम कहते हैं। अब जो डायनेमिक रैम है ना, वो स्टोर करती है डाटा सेल्स में। मेमोरी में सेल्स ही होते हैं, लेकिन उन सेल्स में डाटा कैसे स्टोर होता है, एज चार्ज ऑन कैपेसिटर्स। कि कैपेसिटर्स पे चार्ज की फॉर्म में जो है वो डाटा स्टोर होता है। बिट स्टोर्ड एज चार्ज इन कैपेसिटर्स। कैपेसिटर्स लगे होते हैं, कैपेसिटर लगा होता है सेल में, और फिर उस कैपेसिटर के चार्ज की मदद से हमें ये पता चलता है कि सेल में वैल्यू 0 है या 1 है। मीन्स कि अगर चार्ज प्रेजेंट है तो वैल्यू जो है वो 1 है, अगर चार्ज प्रेजेंट नहीं है तो इसका मतलब वैल्यू क्या है, 0 है। तो हम इसको इस तरह से इंटरप्रेट करते हैं या ट्रांसलेट करते हैं चार्ज को अपनी उसमें। उसके बाद क्योंकि कैपेसिटर्स हैव नेचुरल टेंडेंसी टू डिस्चार्ज, कि कैपेसिटर्स की जो नेचर होती है ना वो इस तरह से होती है कि वो कुछ देर बाद चार्ज अपना डिस्चार्ज कर देते हैं, अपने चार्ज को लूज कर देते हैं। तो डायनेमिक रैम को पीरियोडिक रिफ्रेशिंग की जरूरत होती है ताकि डाटा जो है वो मेंटेन रह सके, डाटा जो है वो सेफ रह सके। ऐसा अगर हम ना करें रिफ्रेशिंग तो क्या होगा, आपका डाटा लॉस हो जाएगा ना। क्योंकि हम चार्ज की फॉर्म में जब डाटा स्टोर करें तो जैसे ही चार्ज खत्म होगा तो डाटा भी खत्म हो गया, हमें क्या पता उसमें क्या डाटा स्टोर था। ठीक है, तो इसलिए डायनामिक रैम को पीरियोडिक रिफ्रेशिंग की जरूरत पड़ती है। पीरियोडिक रिफ्रेशिंग मींस कि कुछ टाइम बाद उसको रिफ्रेश करना पड़ता है। अब जो कुछ टाइम बाद रिफ्रेश करना पड़ता है ना, इसकी वजह से क्या होता है, डायनामिक रैम क्या होगी, स्लो होगी एज कंपेयर टू स्टैटिक रैम। डायनेमिक रैम स्लो होती है। ठीक हो गया। अब ये जो टर्म डायनेमिक है, इसको डायनेमिक इसलिए कहते हैं कि जो स्टोर्ड चार्ज है ना वो लीक भी हो जाता है इवन विद द पावर कॉन्टिन्यूसली अप्लाइड। ठीक है, अगर पावर अप्लाई भी हो रही है तो उस टाइम पे भी क्या होगा, चार्ज लीक कर जाता है। चार्ज लीक कर जाता है। मेमोरी लीक का आपने सुना है आप लोगों ने कभी? नो मैम। प्रोग्रामिंग में कभी नहीं पढ़ा मेमोरी लीक क्या होता है? नो मैम। नो मैम, आई हैव नो आइडिया। वो पढ़ी है ना आप लोगों ने? यस मैम। मैं मूव तो पढ़ी है। नहीं पढ़ाया आप लोगों को? नो मैम। अच्छा,
मेमोरी लीक जो सी प्लस प्लस में होता है ना, वो ये होता है कि जब कब होता है, वो तब होता है कि जब आपकी मेमोरी जो है वो डायनेमिकली एलोकेट हुई है और डी एलोकेट फिर कभी नहीं हुई। इट मीन्स कि जब आप डायनेमिकली क्रिएट करते हैं ना वेरिएबल्स, डायनेमिक वेरिएबल्स जब आप प्रोग्राम्स में क्रिएट करते हैं तो वो कहाँ पे क्रिएट होते हैं? मेमोरी के अंदर ही मैम होते हैं। कौन सी मेमोरी के अंदर होता है, मैं ये पूछ रही हूँ। रैम के अंदर मैम। हाँ, मेमोरी के अंदर होते हैं, लेकिन मैं ये पूछ रही हूँ कि मैम वो रन टाइम पे होते हैं ना, जब हम डायनामिक एलोकेशन करते हैं तो। नहीं, वो तो होती है। मैं कह रही हूँ कि दो चीजें होती हैं, एक मेमोरी में स्टैक होती है, एक होती है हीप होती है। अब मुझे ये बताएं इन दोनों में से किस पे स्टोर होते हैं यस डायनेमिक में? मैम। मैम वो तो डिपेंड मैम करता है एक ना, एड्रेस जैसे हम स्टोर डाटा टाइप मैम स्ट्रक्चर हीप जब जो हम होती है यूज करेंगे ना हम्म, तो वो स्टैक में होंगे, और जब हम क्लासेस में करेंगे तो फिर मैम वो हीप में होंगे। हीप जो होती है वो मैम डंप स्टोरेज होती है ना, मतलब कहीं पे भी उसको वो मिल जाए। लेकिन जो स्टैक होती है वो आई थिंक लिमिटेड होती है, और क्या कहते हैं वो, किसमें, लीफो मैनर में मैम वो हीप स्टोर जो होते हैं वहां होगी पे। हमारे पास वो उसका एड्रेस स्टोर करके रखेगी, और जो डाटा होगा वो हमारे पास स्टैक में स्टोर होगा। अच्छा। और कोई कुछ कहना चाहे इस बारे में, हीप और स्टैक के बारे में? मैम वैल्यू टाइप और रेफरेंस टाइप का भी है ना, जब हम स्टैक में करेंगे तो वैल्यू टाइप होगा, और रेफरेंस टाइप जब हम हीप में करेंगे तो। सही। बेसिकली क्या होता है कि आपके जो स्टैटिक मेंबर्स होते हैं या आपके स्टैटिक वेरिएबल्स होते हैं ना, वो आपके स्टैक में क्रिएट होते हैं, यानी जो प्लेस किए जाते हैं वो स्टैक के अंदर प्लेस किए जाते हैं। जो आपके डायनेमिक मेंबर्स होते हैं ना, जो डायनेमिक वेरिएबल्स होते हैं, वो हीप में हीप के क्रिएट किए अंदर। जाते हैं, हीप के अंदर होते हैं, ठीक है, स्टैक में नहीं होते, हीप में होते हैं। तो इसी वजह से जब आप डायनेमिकली मेमोरी, आपने देखा होगा आप लोग डिस्ट्रक्टर बनाते हैं ना, बनाते हैं कि नहीं? यस मैम बनाते हैं वो क्यों बनाते हैं? ताकि आप डिलीट कर मैम, सकें जो डिस्ट्रॉय कि करने के लिए। हाँ, डायनेमिकली आपने जो मेमोरी क्रिएट की है उसको आप डिलीट कर सकें, इसके लिए आप बनाते हैं, क्या बनाते हैं? डायनेमिक डिस्ट्रक्टर। वेरिएबल, सॉरी, वो डिस्ट्रक्टर। बनाते हैं, डिस्ट्रक्टर मैम बनाते हैं। एक्सक्यूज तो मी हाँ मैम, तो जी, मैम फिर ऐसे ही होगा ना, एक जगह पे वो एड्रेस स्टोर करेगा लेकिन उसका जो डाटा होगा वो किसी और जगह पड़ा होगा। हीप हमारे पास उसका एड्रेस को जो है उसको पॉइंट आउट करा होगा, लेकिन जो डाटा होगा वो हमारे पास स्टैक में स्टोर होगा। नहीं, हीप ऐसा अपने नहीं पास होता, एड्रेस रखेगा और डाटा। ऐसा नहीं होता। हीप में भी डाटा स्टोर होता है, पूरा डाटा स्टोर होता है एड्रेस के साथ। जो डायनेमिकली, इतना याद रखना है, डायनेमिकली क्रिएटेड वेरिएबल्स, एरेज जो भी होगा वो हीप में होता है, और स्टैटिकली जो भी क्रिएट होता है वो चीज स्टैक में जाती है, ठीक है। तो ये दोनों मेमोरीज के साथ ही होते हैं, मेन मेमोरी के साथ ही होती है, जो चीजें उसके अंदर ही होती हैं, लेकिन एक पोर्शन हीप कह देते हैं, एक पोर्शन हम स्टैक कह देते हैं। स्टैक में बेसिकली स्टैटिक मेंबर्स होते हैं, और डायनेमिक मेंबर्स जो आप कहते हैं वो हीप के अंदर होते हैं। अब मेमोरी लीक यही होता है कि आप डायनेमिकली क्रिएट करते जाएं, लेकिन आप क्या करें, उसको डिलीट मत करें। तो जब डिलीट नहीं करेंगे, इट मीन वो खुद से तो डिलीट होंगे नहीं, तो आपका क्या एरर अकर होगा? मेमोरी लीक का एरर अकर होगा, ऐसी बात है ना। ठीक है, तो यही बात जो है वो यहाँ पे एक्सक्यूज मी भी मैम। है। हाँ जी। मैम ऐसा डायनेमिक में इस वजह से होता है, वो वे जिसकी वजह से, जिस तरह से हम इसमें डाटा स्टोर कर रहे हैं, मीन के ये कैपेसिटर को यूज करते हुए तो उसका चार्ज खत्म हो जाता है, इस वजह से ऐसा होता है। हाँ, तो यहाँ पे चार्ज लीक हो सकता है, ये मतलब कि इस तरह की इसकी आप कह सकते हैं कि नेचर है कि चार्ज लीक हो सकता है। अगर आप चार्ज लीक हो जाएगा तो इसका क्या मतलब है? यस मैम, डाटा डाटा लॉस लॉस हो हो रहा है, जाएगा, लेकिन मैम एक और ठीक है। बात। मैम देखिए, हाँ, हर चीज को बनाने का कोई पर्पस होता है, अगर उन्होंने डाटा लीक का ऑप्शन इसके बीच में रखा है तो कोई रीजन होगी, तो मैम वो क्या रीजन है जिसकी वजह से उन्होंने लिखा है कि चार्ज वो लीक हो जाते डाटा हैं हमारे लीक पास। का ऑप्शन इन लोगों ने नहीं रखा। डाटा लीक का ऑप्शन इसलिए है कि देखो,
कोई भी चीज जब भी बनती है ना, कोई सिस्टम या कोई मेमोरी कुछ भी बनता है, उसमें कुछ ना कुछ एरर्स आते हैं, बाद में आते हैं, क्योंकि जब उनको यूज करते हैं तो ऑफ कोर्स कुछ ना कुछ एरर्स आते हैं। कोई भी चीज आप कह सकते हैं परफेक्ट नहीं होती, कोई भी टेक्नोलॉजी, कोई भी कंपोनेंट। अब आप प्रोसेसर भी यूज करते हैं। यस मैम। अच्छा, तो अब आपकी हार्ड डिस्क भी है, उसके भी कुछ एडवांटेजेस हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। आपकी रैम है, उसके भी एडवांटेजेस हैं, डिसएडवांटेजेस भी हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्योंकि देखो कैपेसिटर्स की जो है वो क्या है, नेचर इस तरह की है कि वो डिस्चार्ज कर देते हैं अपने आप को। ठीक है, तो इसी वजह से क्या होता है, चार्ज लीक का ऑप्शन भी ये डायनेमिक जो मेमोरी सेल है ये क्रिएट इस तरह से होता है कि इसकी आप कह सकते हैं कि नेचर में है कि चार्ज लीक हो सकता है। ठीक है, अब जाहिर सी बात है ना हो इसके लिए भी कुछ टेक्नोलॉजीज या कुछ टेक्निक्स यूज करेंगे कि चार्ज लीक ना हो। ठीक है, क्योंकि हम तो नहीं चाहते ना कि हमारा डाटा लॉस हो जाए। तो ये इसके डिसएडवांटेजेस में आता है कि इसमें से चार्ज जो है वो लीक हो जाता है। अब ये नहीं कह सकते कि ये खुद खुद से कोई जब भी कोई टेक्नोलॉजी या कंपोनेंट बनेगा खुद से तो उसमें कोई एरर वो नहीं रखेंगे ना। एरर्स आते हैं, कोई चीज परफेक्ट नहीं होती। अब इसमें क्योंकि हो सकता है ये ऐसा सिनेरियो है कि ये पहले बनी होगी डायनेमिक रैम और इसमें चार्ज लीक इस तरह से हो जाता है। फिर ये है कि इसको आप यूज करते हैं जब आपने बड़ी मेमोरी कोई बनानी होती है, जैसे आपकी मेन मेमोरी है या रैम है, उसके लिए जो यूज करते हैं वो आप डायनेमिक रैम यूज करते हैं। और फिर स्टैटिक रैम आई और फिर स्टैटिक रैम को यूज किया आपने, लॉजिक गेट्स यूज किया, डिजिटल, क्योंकि एनालॉग है ना, एनालॉग है तो एनालॉग में आपका जो सिग्नल होता है वो इंटरफेरेंस से उसको आराम से वो खराब हो सकता है, उसमें डिस्टॉर्शन आ सकती है, उसमें नॉइज ऐड हो सकता है। तो बहुत सारी चीजें हैं, जो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो इन चीजों को खराब कर सकते हैं, आपके डाटा को खराब कर सकते हैं। ठीक है, तो डायनेमिक रैम में आपके पास चार्ज लीक जो है वो इसका एक डिसएडवांटेज है, और इसको रिफ्रेशिंग की जरूरत पड़ती है जब पावर्ड होता है तब भी, तो ये भी इसका एक डिसएडवांटेज है। ये डिसएडवांटेज इन टर्म्स के ये स्टैटिक रैम से इसको अगर आप कंपेयर करें तो उस केस में। ठीक है, स्टैटिक रैम में रिफ्रेशिंग की जरूरत नहीं होती, चार्ज लीक वहां पे नहीं होता क्योंकि वहां पे चार्जेस होते ही नहीं है। तो इस वजह से क्या होता है कि डायनेमिक रैम थोड़ी स्लो होती है एज कंपेयर टू मैम ये स्टैटिक जो रैम। रिफ्रेशिंग पीरियड होता है वो हम फिक्स्ड कर देते हैं कि इतने टाइम पीरियड बाद ये खुद बहुत रिफ्रेश हो जाता है हमारे पास। हाँ, इतने टाइम बाद रिफ्रेशिंग हो जाती है इसमें। अब ये इसके सेल का स्ट्रक्चर। ठीक है, सेल का स्ट्रक्चर हमने पढ़ा क्योंकि हम बिल्कुल बेसिक एलिमेंट पे चले गए, बिल्कुल बेसिक स्ट्रक्चर पे चले गए कि ठीक है मेमोरी इज मेड अप ऑफ सेल्स। हम एक सेल को डिस्कस करें, जाहिर सी बात है एक सेल को डिस्कस करेंगे तो बाकी सेल्स भी तो सेम ही है ना, बाकी सेल्स भी सेम ही है, तो एक सेल को डिस्कस करेंगे तो इट मीन्स कि हम सब सेल्स को डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे तीन चीजें हैं, चार, एड्रेस लाइन है, ट्रांजिस्टर एक लगा हुआ है, एक बिट लाइन है और एक स्टोरेज कैपेसिटर। कैपेसिटर वो है जिसपे आपका चार्ज स्टोर होगा, एड्रेस लाइन वो है जहाँ पे आप एड्रेस प्रोवाइड करेंगे, बिट लाइन जहाँ पे आप 0 या 1 बिट देंगे, और ट्रांजिस्टर जो है वो एज अ स्विच एक्ट कर रहा है। ठीक है, एड्रेस लाइन एक्टिव होगी जब आप बिट वैल्यू जो है वो या तो रीड होने वाली होगी या राइट होने वाली होगी। ठीक है, जाहिर सी बात है जब आप रीड राइट करते हैं तो सबसे पहले आप क्या देते हैं, एड्रेस देते हैं ना, तो आप उस सेल का एड्रेस लाइन को क्या कर देंगे, एक्टिवेट कर देंगे। ट्रांजिस्टर यहाँ पे एक्ट कर रहा है एज अ स्विच, क्लोज होगा। ठीक है, ये डीएलडी के टर्म्स है, क्लोज होगा तो करंट फ्लो करेगा, ओपन होगा तो कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। और करंट भी कब फ्लो करेगा, जब एड्रेस लाइन पे जो है वो वोल्टेज अप्लाई होगी। जाहिर सी बात है इलेक्ट्रिकली सारा काम हो रहा है, इलेक्ट्रिकली सारा काम हो रहा है तो इट मींस कि किसी ना किसी किस्म की कोई वोल्टेज आ रही है जो कि एड्रेस लाइन पे अप्लाई होगी, एड्रेस लाइन उसकी वजह से एक्टिव होगी, तो ट्रांजिस्टर है वो
क्लोज होगा, उसकी उसमें से करंट फ्लो करेगा। अब राइट ऑपरेशन में क्या होगा कि वोल्टेज सिग्नल अप्लाई होगा बिट लाइन पे, बिट्स नहीं मूव होती। मैं अभी आपको बताया कि ये एनालॉग है, ठीक है, बिट्स नहीं मूव होती, इसमें सिग्नल्स मूव होते हैं। अब बिट लाइन पे जब आप वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो वो वोल्टेज क्या है, हाई वोल्टेज होगी तो इट मीन्स कि हमारी वैल्यू क्या है, बिट की 1 है, और लो वोल्टेज होगी तो बिट की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, ठीक है। फिर सिग्नल जो है वो अप्लाई होगा किस पे, एड्रेस लाइन पे, टू ट्रांसफर चार्ज टू कैपेसिटर, ठीक है। बिट लाइन आई, ठीक है, यहां से 1 मिनट, यहां से आपने क्या किया, क्या पास किया था, वोल्टेज अप्लाई की थी ना, वोल्टेज बिट नहीं पास की थी। बिट को हम इंटरप्रेट करते हैं, आप समझ लें, एक्चुअल में बिट स्टोर नहीं होती, एक्चुअल में आपका चार्ज स्टोर होता है। हम उसको जब इंटरप्रेट करते हैं ना, हम उसको जब रीड करते हैं, तो तब हम उसको एक तरह से ट्रांसलेट करते हैं, हमें पता चलता है इसमें 1 था या 0 था, ठीक है। वोल्टेज अप्लाई होगी, फिर यहाँ पे क्या होगा, एक सिग्नल अप्लाई होगा जिसकी वजह से ये क्लोज होगा, और ये सिग्नल क्या करेगा, इस वोल्टेज को एज अ चार्ज जो है वो ट्रांसफर कर देगा किस पे, कैपेसिटर पे, ठीक है। अब चार्ज की कोई वैल्यू भी हो सकती है, प्लस भी हो सकता है, वो माइनस में भी हो सकता है, कोई भी वैल्यू हो सकती है चार्ज की, ठीक है। तो क्या वैल्यू होगी, तो हम 0 कंसिडर करेंगे, और क्या वैल्यू होगी जिसको हम 1 कंसिडर करेंगे, वो नीचे है, वो मैं अभी आपको बताती हूँ किस तरह से करेंगे, ठीक है। अब चार्ज स्टोर हो गया, इसका मतलब है आपका राइट ऑपरेशन कंप्लीट हो गया। अब रीड ऑपरेशन के लिए आपने एड्रेस लाइन को सिलेक्ट करना है, ट्रांजिस्टर को टर्न ऑन करना है, अब चार्ज को बाहर लेके आना है। अब क्योंकि चार्ज पहले से है, ठीक है, रीड के ऑपरेशन में जाहिर सी बात है डाटा पहले से होगा तो आप रीड करेंगे, तो डाटा किस फॉर्म में आपके पास है, चार्ज की फॉर्म में। चार्ज पहले से है, उस चार्ज को आपने निकालना है कैपेसिटर से, और किसको आपने देना है, बिट लाइन के थ्रू, ठीक है। यानी ये एक्टिवेट होगी या ये क्लोज होगा, चार्ज यहां से निकलेगा और कहां से ट्रांसफर होगा, बिट लाइन के थ्रू जाएगा किसके पास, एक एम्पलीफायर है यहाँ पे, ये एम्पलीफायर, सेंस एम्पलीफायर है, जो कि ये बताता है कि सेल जो है वो या तो उसमें 1 है या फिर 0 है। किस तरह से, रीड आउट फ्रॉम सेल डिस्चार्जेस द कैपेसिटर व्हिच मस्ट बी रिस्टोर टू कंप्लीट द ऑपरेशन। अच्छा, ये और बात है, मैं अभी आपको बताती हूँ। देखो, अब चार्ज की जो वैल्यू है ना, वो कुछ भी हो सकती है। चार्ज की वैल्यू 0 1 तो नहीं होगी ना, वोल्टेज जो है उसकी वैल्यू कोई भी हो सकती है, ये बात यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपके माइंड में आना चाहिए कि वोल्टेज की वैल्यू तो कोई भी हो सकती है, वो 12 वोल्टेज भी हो सकता है। ये जो हाई वोल्टेज और लो वोल्टेज लिखा है, ये किस बेसिस पे इन्होंने हाई वोल्टेज और लो वोल्टेज लिखा है, यानी क्या वैल्यू होगी तो हाई वोल्टेज होगा और क्या वैल्यू होगी तो लो वोल्टेज होगा, ठीक है। कुछ होगा, जैसी बात है, कुछ थ्रेशोल्ड, कुछ वैल्यू, कुछ रेंज सिलेक्ट हुई होगी, क्या कहते हैं उसे, सेट हुई होगी, तभी तो हम ये इंटरप्रेट कर सकते हैं ना कि ये लो वोल्टेज है या हाई वोल्टेज है, ऐसा है कि नहीं। यस मैम। ठीक है, तो वो क्या होता है, बेसिकली एक थ्रेशोल्ड वैल्यू जो है वो सेट हुई होती है, जिसकी वजह से हम इंटरप्रेट करते हैं कि चार्ज की वैल्यू, फॉर एग्जांपल के तौर पे समझा रही हूँ, से ये नहीं होगा, कुछ और होगा। एग्जांपल के तौर पे, फॉर एग्जांपल हमारे पास चार्ज वैल्यू ये है, ठीक है, हमें पता है कि 0 से 100 तक है, तो हम एक रेंज बना लेते हैं 0 से 49 तक, और एक रेंज बना लेते हैं हम 50 से 100 तक। तो हम कहते हैं कि अगर वोल्टेज की वैल्यू इसमें फॉल करिए तो इट मीन्स हमारी बिट की वैल्यू 0 है, और वोल्टेज की वैल्यू इसमें फॉल करिए तो इट मीन्स हमारे बिट की वैल्यू 1 है। तो ये कह सकते हैं कि एनालॉग डिवाइस है, क्योंकि एनालॉग है तो एनालॉग में 0 1 तो होगा नहीं, एनालॉग में तो डिफरेंट एलिमेंट्स होंगे, डिफरेंट वैल्यूज होंगी, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको इंटरप्रेट कर सकते हैं हमारी वैल्यूज। मैम यहाँ पे एनालॉग भी यूज हो रहा है, डिजिटल भी यूज हो रहा है मैम, यहाँ पे क्या नहीं, conversion ये हो- एनालॉग है, ये एनालॉग है, डी रैम एनालॉग है। हम इसको इंटरप्रेट जो करते हैं ना, हम इसको जो रीड करते हैं उसको हम इंटरप्रेट करते हैं, ट्रांसलेट करते हैं अपने बाइनरी में, ठीक है। डिजिटल में ये होती नहीं है, होती जो है ये एनालॉग डिवाइस है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है रीड ऑपरेशन भी कर लिया, राइट ऑपरेशन भी कर लिया। वो जो नीचे लिखा हुआ है, द रीड आउट फ्रॉम सेल डिस्चार्जेस द कैपेसिटर व्हिच मस्ट बी रीस्टोर्ड टू द कंप्लीट द ऑपरेशन, इसका क्या मतलब होगा,
क्या इस लाइन को पढ़ के आपके जहन में क्या आता है कि क्या हो सकता है ये? क्या हो सकता है? मैम कि जब हम डाटा रीड करते हैं तो फिर उसके बाद हमारा सेल जो है वो डिस्चार्ज हो जाता है और हमें अपने ऑपरेशन को कंप्लीट करने के लिए दोबारा से उसे चार्ज करना पड़ता है ताकि वो देखो, दोबारा से जब भी काम आप रीड परफॉर्म कर करेंगे ना, सके। हाँ बिल्कुल से आप सही कह रही हैं, जब भी हम रीड करेंगे तो जाहिर सी बात है हम चार्ज को बाहर निकाल रहे हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि चार्ज की कॉपी बाहर निकलेगी, वो चार्ज जो होगा वही बाहर आएगा। बात समझ आ यस रही है? मैम। वो चार्ज बाहर आ जाएगा तो इट मीन्स कि आप कैपेसिटर पे कोई चार्ज नहीं है। तो कैपेसिटर पे कोई चार्ज नहीं है, हमें ऐसा तो नहीं करना हमारा डाटा तो इस तरह से खराब हो जाएगा ना कि हम रीड कर लें और वो डाटा फिर स्टोर ही ना रहे, ताकि दोबारा से जब रीड करने आए तो वो डाटा ही ना हो। तो हमने क्या करना यस होता मैम। है कि हमने उसी चार्ज को दोबारा से उस पर सेव भी करना होता है जिसको हमने रीड किया है, ठीक है, क्योंकि वो डिस्चार्ज हो गया। तो इस वजह से यहाँ पे लिखा है कि रीड आउट सेल को आपने दोबारा से रिस्टोर भी करना है। यस मैम। उसके बाद ये सिंपल से इसकी कुछ फीचर्स हैं, लाइक सिंपल कंस्ट्रक्शन है इसकी। देखो कितना सिंपल सा इसका आर्किटेक्चर है। एक एड्रेस लाइन है, ट्रांजिस्टर है, बिट लाइन और कैपेसिटर है, ठीक है। अभी आप जब एसरैम का आर्किटेक्चर देखोगे ना तो आपको पता चलेगा कि वो कितना कॉम्प्लेक्स है। स्मॉलर पर मैम बिट, हाँ जी, उसमें फ्लिप फ्लॉप्स का कॉन्सेप्ट आ जाता है हमारे पास एसरैम में। हाँ एसरैम में हमारे पास फ्लिप फ्लॉप्स होते हैं, तो वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स है एज कम्पेयर टू डायनेमिक रैम, इसीलिए ये लेस एक्सपेंसिव होती है, वो ज्यादा एक्सपेंसिव होती है। स्मॉलर पर बिट मीन्स कि इसका सेल साइज जो होता है वो स्मॉल होता है। इसका सेल साइज अगर स्मॉल होता है तो इट मीन्स कि अगर आप एक एरिया डिफाइन कर दें और उसमें आप डी रैम के सेल्स लगाएं और उसी सेम एरिया में आप एस रैम के सेल्स लगाएं तो किसके सेल्स ज्यादा लगेंगे? किसके सेल्स ज्यादा लगेंगे? एसरैम के ज्यादा होंगे ना मैम? एस रैम के नहीं, इसके स्मॉलर है, उसके ज्यादा है, उसका बड़ा सेल है, उसका सेल साइज बड़ा है। डी रैम का सेल साइज छोटा है, एक ही एरिया है, यानी एक जितना एरिया है, लेंथ हाइट सेम है एरिया की। तो किसके सेल्स जो हैं वो इस एरिया में ज्यादा आएंगे और किसके सेल्स कम आएंगे, मैं ये पूछ रही हूँ। मैम मुझे समझ नहीं आ रही आपकी बात, प्लीज रिपीट कर दें फिर से। एक मिनट, लेट्स सपोज ये एक सेल है, ये डी रैम का सेल है, ये एस रैम का सेल है, ठीक है। ये एक एरिया है, इसमें मैंने दोनों लगा कर चेक करने हैं। मैं ये पूछ रही हूँ कि ये सेल्स ज्यादा लगेंगे इसमें या ये यस सेल्स मैम, ज्यादा डी रैम लगेंगे के इसमें? सेल्स का साइज छोटा है तो वो ज्यादा आ सकते हैं बीच में of course। एग्जैक्टली, डी रैम Yes। का सेल साइज छोटा है, इसकी वजह से वो ज्यादा आएंगे। इसी वजह से इसको कहते हैं कि डी रैम मोर डेंस होती है, यानी इसकी डेंसिटी ज्यादा होती है, ठीक है। कहीं पे ये टर्म लिखी हुई आ गई तो आपको पता होना चाहिए कि ये किस वजह से लिखी हुई है, क्योंकि इसके सेल का साइज स्मॉल होता है तो ये सेल ज्यादा यूज होते हैं। आप अगर मेन मेमोरी बनाएंगे ना इसके थ्रू 8 GB की, तो कितने ज्यादा सेल्स यूज होंगे इसके लिए, क्योंकि स्मॉल सेल साइज है ना, तो बहुत ज्यादा सेल्स यूज होंगे। और अगर एस रैम को यूज करके आप मेन मेमोरी बनाएं तो वो उसमें इतने सेल्स यूज नहीं होंगे जितने डी रैम के सेल्स यूज हुए। वैसे एस रैम यूज नहीं होती मेन मेमोरी बनाने के लिए, लेकिन इस तरह की एग्जांपल आप ले सकते हैं। ठीक है, लेस एक्सपेंसिव होती है, रिफ्रेशिंग सर्किट चाहिए होता है, हमें पता है, उसकी वजह से स्लो होती है, और मेन मेमोरी बनाने के लिए बेसिकली इसको यूज किया जाता है, और एनालॉग डिवाइस होती है ये हम कर चुके हैं। ठीक है, अब अगर आपके पास डायनेमिक रैम जो है वो मेन मेमोरी के लिए यूज होती है तो एस रैम को हम किस लिए यूज करते हैं? हमने मेमोरी में ये तो पढ़ा ही नहीं ना कि हमें एस रैम है और हमने इसको यूज करना है। हमने तो जनरली पढ़ी, हमने रैम पढ़ी है, हमने रजिस्टर्स पढ़े हैं, हमने कैशे पढ़ी है, हमने वो भी पढ़ा है, हमने रोम पढ़ी है, ठीक है, हार्ड डिस्क देखी है। तो एस रैम किस लिए होती है? तो एस मैम रैम हार्ड को यूज डिस्क में करके होगी आप या रैम में होगी और रोम में होगी या हार्ड नहीं, डिस्क? एस रैम आपकी कैश मेमोरी के लिए यूज होती है। आज समझ आ रही है? कैश मेमोरी में हमें क्या चाहिए होता है? स्मॉलर साइज और फास्ट मेमोरी, तो वो दोनों चीजें आपको एस रैम प्रोवाइड कर देती है, तो हमें कोई नई चीज यूज करने की जरूरत ही नहीं है। तो एस रैम को यूज करके आप बेसिकली क्या बनाते हैं? कैश मेमोरी बनाते हैं, ठीक है। तो मेरा ख्याल है मैं अटेंडेंस ले लूं आपकी। यस मैम।
मैं लॉगिन कर लेती हूँ। MCS 3A मैं नाम बोलूंगी, आपने मुझे बताते जाना है कि ये स्टूडेंट प्रेजेंट है या नहीं, ठीक है? अब्दुल बसीर, यस मैम। दीबा सैयद, मैम बहुत दीबा से मीर, ग्रुप में मैसेजेस आए हुए हैं कि दीबा अटेंडेंस लगा मीर, दें। दीपा का भी आया हुआ है आई गेस। दीबा को क्या इशू है? पता नहीं, शायद लाइट का इशू है या क्या इशू है। तो मोबाइल से तो ले सकती है ना, लाइट का अगर इशू है मैम तो। वो कह रही नेट नहीं है मेरा। तो मोबाइल डाटा करवा लें, इतने ऑप्शंस हैं। अब ये कोई एक्सक्यूज नहीं है कि आपकी लाइट नहीं है तो आप ले सकते। या तो आपके पास ये ऑप्शन हो कि आपका मोबाइल जो है वो लाइट से चलता है, ठीक है? आप अगर क्लास अटेंड करना चाहते हैं तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, यस मैम, सही है। ठीक है? तो मैं अटेंडेंस लाइट के इशू पे बिल्कुल नहीं लगा रही। फर्स्ट टाइम जब मैंने की थी तब मैंने कर दी थी, लेकिन अब नहीं, ठीक है? मेरा लैपटॉप भी लाइट पे चलता है, लेकिन जब लाइट चली जाएगी ऑफ कोर्स मैं यहाँ से डाटा ऑन करके यहाँ से क्लास ले सकती हूँ, ठीक है? रिकॉर्ड नहीं कर सकती, वो मैं किसी स्टूडेंट को कह दूंगी, लेकिन मैं यहाँ से क्लास ले सकती हूँ। तो ऑप्शन बहुत सारे हैं आपके पास। अगर आपके पास आपका मोबाइल डाटा नहीं है तो घर में और भी लोगों के मोबाइल फोन होंगे, किसी ना किसी का तो होगा, तो आप वहां से शेयर कर लें और वहां से क्लास ले लें, ठीक है? तो लाइट के इशू पे मैं अटेंडेंस नहीं लगा रही। अमरा अरूज, मैम वो प्रेजेंट थी, डिस्कनेक्ट हो गई हैं। ओके। वो मौजूद। अंजल अहमद, यस मैम। बासित अली, प्रेजेंट है मैम। यस मैम। बिलाल अब्बासी, बिलाल, नो मैम। बिलाल अहमद, नो बिलाल मैम। अहमद, ये आए थे बीच में कहीं। यस मैम बिलाल वो आए अहमद, थे शायद। उनका भी लाइट का इशू हो गया या नेट का इशू हो गया। लाइट का इशू हो गया शायद। फैजान मुर्तजा, प्रेजेंट। फराज सलीम, फराज सलीम, उसकी लाइट चली गई है। मैम वो फर्स्ट सेशन में थी फरा। सबकी लाइट चली है। हैदर अली, हैदर अली नहीं है। नो मैम, नहीं है। हाफिजा हफीसा, प्रेजेंट मैम। हिना मुबीन, हिना मुबीन, हुमा रियाज, इकरा इब्रार, इकरा इब्रार, इकरा जावेद, प्रेजेंट मैम। कौन प्रेजेंट है? इकरा कौन सी वाली प्रेजेंट है? मैम इकरा जावेद। इकरा जावेद। इकरा इब्रार नहीं है? इकरा कलीम, इकरा कलीम कहाँ गई? तो प्रेजेंट मैम थी। प्रेजेंट है इकरा की। क्या हुआ? है ना, प्रेजेंट है, ठीक है। इकरा मुनीर, इकरा प्रेजेंट मैम। सबील, ठीक है। इकरा सबील, इकरा इब्रार भी प्रेजेंट है ना? लॉगिन की तो हुई नहीं है, ये बोल क्यों नहीं रही? ठीक है, इकरा सबील है। अच्छा, उसके बाद हैं इर्तिजा अली, प्रेजेंट मैम। कोमल अफजल, यस मैम। कोमल भी प्रेजेंट है। लारेब फरजाना, लारेब नहीं है प्रेजेंट।
ओके, मलीहा गफूर, प्रेजेंट मैम। महनाज फारूक, प्रेजेंट मैम। मोहम्मद हारिस, यस मैम। मोहम्मद उमर, प्रेजेंट। नेहा परवेज, नेहा परवेज, मुझे लग रहा है मैंने देखा था नेहा परवेज को। यस मैम, प्रेजेंट है नेहा, प्रेजेंट है। बोल क्यों नहीं रही, बोलते क्यों नहीं है ये जब मैं बोल रही होती हूँ? ये क्या सो रहे होते हैं? ये क्या होता है? लॉगिन करके भूल जाते हैं। निदा प्रेजेंट है। नूर अली, उबैदुल्ला, ठीक है लगा दिया है। उबैदुल्ला, सदफ जहूर, प्रेजेंट। सज्जल मुबारक, साजिदा उस्मान, सना सगीर, प्रेजेंट मैम। सारा हदायत, प्रेजेंट मैम। सैरिश खान, प्रेजेंट। ठीक है। शाकरा फातिमा, मैम इनकी भी लाइट का इशू हुआ है। ये पहले सेशन में थी। फर्स्ट सेशन में पता नहीं मैम। किसी ने देखा हो? मैंने तो नहीं देखा। शेख मोहम्मद यासीन, मैम इनका भी इशू है लाइट। सोनिया नईम, प्रेजेंट मैम। सुमेरा शाहीन, मैम वो डिस्कनेक्ट हो गई, डायरेक्टली लगा दे। सैयद मंसूर अली शाह, सैयद मंसूर नहीं है। सैयद मोहम्मद अली नकवी, नहीं है मैम। ताहिर आजम, प्रेजेंट है। तलहा वजदान प्रेजेंट है। तथहीर जैनब, वजीहा फातिमा, प्रेजेंट मैम। जैनब मंजर, प्रेजेंट मैम। जीशान हबीब, जुल्फिशा परवेज, यासिर अरफात, ओके। मैम मेरी अटेंडेंस लगाई है आपने? क्या नाम है आपका? सोनिया नईम। सोनिया नईम जी, लगा दिए। ओके मैम। लगा दिए। एब्सेंट कौन कौन है? अदीबा सैयद,